भौतिक विज्ञान की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। प्यारे छात्रों, आज इस कक्षा के माध्यम से हम भौतिक विज्ञान विषय कोड 129 कक्षा 12 के पाठ्यक्रम के अंतर्गत इकाई 1 स्थिर वैद्युतिकी के अध्याय 4 संधारित्र तथा पराविद्युत के तहत चालक तथा कुचालक, चालकों में मुक्त तथा बद्धावेश और विद्युत धारिता की अभिधारणा तथा इसकी परिभाषा के विषय में अध्ययन करेंगे। प्यारे छात्रों, आइए एक बार हम फिर से देखते हैं कि आज इस कक्षा का उद्देश्य क्या है। आज इस कक्षा के माध्यम से हम चालक तथा कुचालक, जिसे विद्युत रोधी भी कहा जाता है या परावैद्युत भी कहा जाता है, चालकों में मुक्त तथा बद्धावेश और वैद्युत धारिता की अभिधारणा तथा इसकी परिभाषा के विषय में अध्ययन करेंगे। तो प्यारे छात्रों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आज के पहले टॉपिक पर चर्चा करते हैं और टॉपिक का नाम है चालक तथा कुचालक। अब प्यारे छात्रों, कुचालक के दो नाम और हैं। या तो आप कुचालक कहिए या इसको विद्युत का विरोध करने वाला, यानी विद्युत रोधी, या एक नाम और इसका है परावैद्युत। और आपने इसको प्रथम अध्याय में पढ़ा है परावैद्युतांक के रूप में। और परावैद्युतांक किसका होता है? परावैद्युत का। और परावैद्युत कोई माध्यम, ठीक है ना, जैसे अभ्रक हो गया, जैसे कागज हो गया, जैसे मोम हो गया इत्यादि। तो प्यारे छात्रों, पूर्व की कक्षाओं में भी आपने इन शब्दों को पढ़ा होगा। एक बार हम फिर से रिवीजन करते हैं। और बहुत आसान सी परिभाषा है कि चालक क्या होते हैं। चालक, जिनको अंग्रेजी में कंडक्टर कहा जाता है। तो चालक का क्या अर्थ है? चालक का सामान्य अर्थ है कि ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत का, यानी बिजली का, यानी आवेश का प्रवाह, यानी बहना आसानी से हो जाता है। यानी जिन पदार्थों से आसानी से बिजली का प्रवाह हो जाता है, विद्युत का प्रवाह हो जाता है, ऐसे पदार्थों को हम चालक कहते हैं या कंडक्टर कहते हैं। और उदाहरण हम लेना चाहें तो जितनी भी धातुएं होती हैं अमूमन, जैसे लोहा है, तांबा है, एल्यूमिनियम है, चांदी है इत्यादि, ये सब धातुएं क्या है? चालक होती हैं। ठीक है ना। अब इनमें जो है चालकों में प्रवाह जो होता है, उसके पीछे कारण क्या है? ऐसे कौन से कण हैं जिनके द्वारा चालकों में विद्युत का प्रवाह होता है? तो प्यारे छात्रों, वो कण होते हैं इलेक्ट्रॉन। वो कण होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो चालक की क्या परिभाषा बनी? ऐसे पदार्थ जिनमें आसानी से बिना किसी परेशानी के विद्युत का प्रवाह होता है। प्यारे छात्रों, आप सुनते भी रहिए और कॉपी में इसको नोट भी करते रहिए कि ऐसे पदार्थ जिनमें आसानी से विद्युत का प्रवाह हो जाता है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे पदार्थ जिन्हें अगर हम किसी बाहरी वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उनके अंदर उपस्थित जो हैं आवेश वाहक, और जो कि अमूमन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो गतिमान हो जाते हैं, गति करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। उदाहरण के तौर पर एल्यूमिनियम, ये देखिए एल्यूमिनियम, ये देखिए तांबा इत्यादि, ये सब पदार्थ कैसे हैं? ये है चालक। ये चालक हो गए। ठीक है ना। अब इसके विपरीत कुचालक क्या होंगे? अब बहुत ही आसान परिभाषा है कि जो पदार्थ चालक नहीं होते हैं। कितनी आसान परिभाषा है? ऐसे पदार्थ जिनमें चालकों का गुण नहीं पाया जाता है, उनको क्या कह देते हैं हम? कुचालक कह देते हैं। यानी जिनमें विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होता है। अगर इन्हें किसी बाहरी विद्युत क्षेत्र में हम रखते हैं तो उनमें जो आवेश वाहक होते हैं, अव्वल तो होते नहीं है, होते भी हैं तो वो गतिमान नहीं होते हैं।
तो पूर्ण रूप से ये देखिएगा, ये शब्द क्या कहता है, वे पदार्थ जो विद्युत का विरोध करते हैं, रोधी मतलब विरोध करने वाले, यानी वो अपने अंदर से किसी भी कीमत पर बिजली का प्रवाह नहीं होने देते हैं, आवेश को प्रवाहित नहीं होने देते हैं, उसका विरोध करते हैं, इसलिए इनको कह दिया विद्युत रोधी। और एक नाम और दे दिया इनको, परावैद्युत, है ना। तो ये तो हो गए प्यारे बच्चों चालकों के उदाहरण। अब अगर हम अचालक देखते हैं, अचालक का एक नाम बताइए। ये देखिए एक नाम और आ गया, अचालक, यानी जो चालक नहीं है, या कुचालक, या विद्युत रोधी, या परावैद्युत, है ना। तो इनके नाम बताइए। जैसे हो गया कागज, कागज का टुकड़ा हो गया, है ना। और हो गया इसके अलावा कांच, प्लास्टिक इत्यादि, रबड़ हो गया, ये सब जो है अचालक या कुचालक या विद्युत रोधी या परावैद्युत के उदाहरण होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं प्यारे छात्रों, आज का जो विषय वस्तु है, आज के इस वीडियो की जो विषय वस्तु है, चालक तथा कुचालक या विद्युत रोधी या परावैद्युत, उसकी परिभाषा आपको आ गई होगी, बहुत ही आसान है। एक बार हम फिर से देख लेते हैं। चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत प्रवाह आसानी से हो जाता है, इनके अंदर विद्युत को प्रवाहित करने वाले आवेश वाहक मौजूद रहते हैं, उपस्थित रहते हैं। उदाहरण के तौर पर एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन इत्यादि। और दूसरी ओर इसके बिल्कुल विपरीत कुचालक पदार्थ या अचालक पदार्थ या विद्युत रोधी पदार्थ या परावैद्युत पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत प्रवाह नहीं होता है और इनके अंदर आवेश वाहक जो विद्युत प्रवाह के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, उसके लिए जिम्मेदार होते हैं, वे इनके अंदर उपस्थित नहीं होते हैं। ठीक है ना। आइए प्यारे छात्रों, आज के हम दूसरे टॉपिक पर चलते हैं, जो कि है चालकों में मुक्त तथा बद्ध आवेश। चालकों में मुक्त तथा बद्ध आवेश। तो प्यारे छात्रों, चालकों में यानी हम इसकी बात ही नहीं कर रहे हैं, अब हमने इसको साइड कर दिया है। अब हमें केवल फोकस करना है चालकों पर। पहले तो हमने क्लियर अंतर कर लिया कि चालक क्या होते हैं। सर हमें नहीं पता चालक क्या होते हैं, अब आपको पता लग गया चालक क्या होते हैं और कुचालक भी पता लग गया आपको। अब हमारा सारा फोकस, जब हम दूसरी विषय वस्तु पर चर्चा कर रहे हैं, तो हम इसको साइड कर देंगे, कुचालक को हटा देंगे और पूरा का पूरा फोकस वो है चालकों पे कर लेंगे, है ना। यानी अब हमारे मन में क्या आना चाहिए, क्या विचार आना चाहिए? हमारे मन में विचार आना चाहिए एल्यूमिनियम का, हमारे मन में विचार आना चाहिए तांबे का और जितने भी अन्य चालक होते हैं। ठीक है ना। अब इसके पीछे की जो बेसिक कंसेप्ट है, इसके पीछे मूलभूत सिद्धांत है, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। इसको ध्यान से समझिएगा, समझने का विषय है। थोड़ा सा वीडियो को आप बिल्कुल ध्यान से फोकस होकर देखिएगा और शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। ये देखिए, मुक्त और बद्ध आवेश, ये आपको क्लियर है। चालकों में, चालक क्लियर है आपको, यानी जिनमें विद्युत का प्रवाह आसानी से होता है। अब हमें इस पर गौर करना है, ये क्या है प्यारे छात्रों? ये लिखा है मुक्त। मुक्त का मतलब होता है फ्री, यानी जिस पर कोई बंदिश ना हो, जिस पर कोई रोक टोक ना हो, उसको कहा जाता है मुक्त। और प्रत्येक व्यक्ति चाहता है उस पर कोई रोक टोक ना हो, वो बिल्कुल फ्री रहे। और दूसरा आवेश है बद्ध। बद्ध का मतलब उसको बाउंड कर दिया, उसको हमने कैद करके रख दिया, उसको जाने की परमिशन नहीं है। और आज के हिसाब से देखा जाए तो आज का जो माहौल चल रहा है उसके हिसाब से मान लिया ये इसको क्वारंटीन कर दिया गया है। तो सबसे पहले प्यारे छात्रों, हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि मुक्त आवेश क्या है, चालकों में मुक्त आवेश क्या है। तो पहले भी हम प्यारे छात्रों इसकी चर्चा कर चुके हैं, एक बार हम फिर से दोहराते हैं। हम परमाणु पर विचार करते हैं। परमाणु, इंग्लिश में एटम। हम सब प्यारे छात्रों, हम सब परमाणुओं से मिलकर के बने हैं। यानी भगवान ने ये जो सृष्टि का निर्माण किया है, तो वो सब किससे बने हैं?
किससे बने हैं? कण कण, प्रत्येक कण, हम सब ये बने हैं परमाणु से। और परमाणु किस तरीके से उसकी संरचना होती है आपको मालूम है? परमाणु के भीतर क्या होता है? एक नाभिक होता है। और नाभिक में कौन से कण होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, पी और एन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर। और इसके चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ठीक है ना। ये देखिए, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, दूसरी में 1 2 3 4 5 6 7 8। एक कक्षा हम और लेते हैं, मानते हैं हम सोडियम पर ही विचार कर रहे हैं, एक कक्षा हमने और ले ली, ये कक्षा ले ली हमने सोडियम की। तो कितने हो गए? 2 और 8 10 और 1 11। अब प्यारे छात्रों ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। हम विचार कर रहे हैं, हमारा जो टारगेट है, इस चित्र के माध्यम से हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि चालकों में मुक्त तथा बद्ध आवेश क्या होता है। तो प्यारे छात्रों, प्रत्येक पदार्थ जो है वो परमाणुओं से मिलकर बना होता है और प्रत्येक परमाणु के अंदर एक नाभिक होता है और विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। अब यहां पर जो वैज्ञानिक निकल के आते हैं सामने, वो आते हैं 1785 में। फ्रांस के वैज्ञानिक कूलाम साहब ने एक नियम दिया था। सन 1785 में फ्रांस के वैज्ञानिक कूलाम साहब ने एक नियम दिया था कि 2 आवेशित कणों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आपको याद आ गया होगा पहला अध्याय इसी इकाई का। तो प्यारे छात्रों, कूलाम बल कैसे? ये देखिए, नाभिक के अंदर जो कण होते हैं उपस्थित, वो होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर कैसा आवेश बताइए? प्रोटॉन पर कैसा आवेश? बिल्कुल ठीक कहा आपने, प्रोटॉन पर धन आवेश। न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश? बिल्कुल सही कहा आपने, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। तो प्रोटॉन के धनावेशित होने के कारण नाभिक पर भी धनावेश होता है। ये देखिएगा, मैं यहां बना रहा हूं, ये देखिए, ये नाभिक जो है धनावेशित कण हो गया, ठीक है ना। और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, तो मैंने इलेक्ट्रॉन को यहां बना लिया, ये इलेक्ट्रॉन से। ये क्या है? ये प्रोटॉन है, ये नाभिक है, ये नाभिक है। और मैं इलेक्ट्रॉन को सारा कलेक्ट करके यहां मानता हूं ये इलेक्ट्रॉन है। अब क्या हो रहा है? आप देखिए, यहां पर जहां कहीं भी आवेशित कण होते हैं वहां कूलाम साहब प्रकट हो जाते हैं, वहां कूलाम साहब का नियम लगता है। ये इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये प्यारे बच्चों, ये सारे इलेक्ट्रॉनों का मैंने एक रिप्रेजेंटेटिव बना दिया, यहां प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहा है। ये ऋणात्मक आवेश है, ये जो है धनात्मक आवेश है, जो नाभिक के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है। यहां कूलाम साहब आ गए, क्योंकि एक धनावेशित कण है, एक ऋणावेशित कण है, इनके बीच में कूलाम बल लगेगा और आकर्षण का बल लगेगा। इसीलिए जो है, और प्यारे बच्चों, परमाणु जो होता है वो विद्युत रूप से उदासीन भी होता है। ये पहले भी हमने डिस्कस किया इसके बारे में, क्योंकि जितना चारों तरफ इसके नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के रूप में, उतना ही पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन के रूप में नाभिक के अंदर होता है, प्रोटॉन के रूप में नाभिक के अंदर होता है। मैंने कहा प्यारे छात्रों, जितना आवेश, ऋणात्मक आवेश इलेक्ट्रॉनों के रूप में नाभिक के चारों तरफ होता है, उतना ही धनावेश नाभिक के अंदर प्रोटॉनों के रूप में होता है। इसीलिए कोई भी परमाणु जो है विद्युत रूप से क्या होता है? उदासीन होता है। आइए फिर से देखते हैं। ये इलेक्ट्रॉन सभी इलेक्ट्रॉनों का ये रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, प्रतिनिधित्व कर रहा है, और ये जो है नाभिक धनावेशित कण है, इनके बीच में कूलाम बल लगा, ठीक है ना। अब देखिए, कूलाम बल जो होता है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर आप कूलाम बल का सूत्र देखें तो F समानुपाती 1/r² होता है ना। F समानुपाती 1/r² भी होता है, जो सेकंड पार्ट था कूलाम बल का, ठीक है ना। अब इसके अनुसार अगर दूरी कम होगी तो बल ज्यादा होगा। तो प्यारे छात्रों, ये इलेक्ट्रॉन जो है, ध्यान से देखिएगा, ये इलेक्ट्रॉन
नाभिक के पास है, तो पास है तो दूरी कम है, दूरी कम है तो बल अधिक होगा, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये नाभिक से अधिक कूलाम बल से बंधा हुआ है। स्पष्ट है ना? दूरी कम बल ज्यादा। तो ये जो पास पास के इलेक्ट्रॉन है, यानी जो सबसे करीब के दो इलेक्ट्रॉन हैं, ये नाभिक से अधिक कूलाम बल से बंधे हुए हैं। दूसरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन अपेक्षाकृत कम बल से बंधे हुए हैं, और जो तीसरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन है ये बहुत ही कम बल से बंधा हुआ है। तीसरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन बहुत ही कम बल से नाभिक से बंधा हुआ है, क्योंकि ये दूरी अधिक है। तो प्यारे छात्रों, इस इलेक्ट्रॉन को जो कि बाहरी कक्षा में रहता है, इसका नाम है संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या नाम है इसका? संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन, इसका क्या नाम है? संयोजी इलेक्ट्रॉन, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब क्या होता है प्यारे बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन तो नाभिक से बंधे रहते हैं क्योंकि दूरी कम है और यहां पर कूलाम बल ज्यादा है, लेकिन जो बाहर का संयोजी इलेक्ट्रॉन है, इसको अगर कहीं से जरा सी भी ताकत मिल जाए, एनर्जी मिल जाए, तो यह अपनी कक्षा को छोड़ जाता है। इसलिए इसका एक नाम और है मुक्त इलेक्ट्रॉन। इसका नाम है मुक्त इलेक्ट्रॉन। बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, क्योंकि ये संयोजकता को परिभाषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और यही जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन भी कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये परमाणु से बंधे हुए नहीं हैं। क्योंकि ये लास्ट की कक्षा में है। क्योंकि ये नाभिक से जो कूलाम बल लग रहा है, इन पर सबसे कम कूलाम बल लग रहा है। क्योंकि इनकी दूरी नाभिक से अधिक है। तो प्यारे बच्चों, मैं समझता हूं कि आपको चालक के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उनकी परिभाषा करना आ गया होगा, कि चालक में उपस्थित वे इलेक्ट्रॉन जो नाभिक से दुर्बल बल से बंधे रहते हैं, और कहीं से भी अगर इनको अतिरिक्त ऊर्जा मिल जाती है तो यह अपनी कक्षा को छोड़ जाते हैं। और आपको पता है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़ जाता है तो वो क्या हो जाता है? धनावेशित हो जाता है। पहले अध्याय में आपने एक क्वेश्चन पढ़ा था, एक प्रश्न पढ़ा था कि यदि कोई वस्तु धनावेशित है तो उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ है कि उस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी है। इलेक्ट्रॉन की कमी का मतलब वो इलेक्ट्रॉन उसको छोड़कर जा चुका है। ठीक है प्यारे छात्रों, वो इलेक्ट्रॉन उसको छोड़कर जा चुका है। ऐसे ही ये इलेक्ट्रॉन कमजोर बल से बंधा है नाभिक से, ये जो है छोड़ के चला गया, जरा सी इसको ताकत मिली, और जैसे ही ये छोड़ के चला जाता है प्यारे छात्रों, ये कक्षा छोटी हो गई। ये पहले भी हमने आपको बताया, सोडियम का उदाहरण लेके ही बताया है कि जब हमने जो है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का केस जो है वो डिस्कस किया था कि कोई भी वस्तु किस प्रकार से धनावेशित और किस प्रकार से ऋणावेशित होती है। ठीक है ना? तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की अवधारणा से हम यहां पर वाकिफ हो चुके हैं चालकों में, कि ऐसे इलेक्ट्रॉन जो नाभिक से दुर्बल बल से बंधे रहते हैं और जरा सी ऊर्जा मिलने पर वो कक्षा को छोड़कर चले जाते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। और चालकों का ये लाक्षणिक गुण है कि प्रत्येक चालक में असंख्यों मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, घूमते रहते हैं, पूरे चालक के अंदर घूमते रहते हैं। अब दूसरा पार्ट देखिए, बद्ध आवेश क्या है? प्यारे बच्चों, जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन परमाणु को छोड़कर जाता है, परमाणु की कक्षा को छोड़कर जाता है, वो परमाणु बन जाता है आयन। वो परमाणु बन जाता है आयन। अब या तो धनायन बनेगा, धनायन किस केस में बनेगा? अगर वो इलेक्ट्रॉन जो है उसको छोड़ के जा रहा है, वो तो बन गया धनायन। ऋणायन कब बनेगा? अगर इलेक्ट्रॉन वो ग्रहण कर रहा है, यानी उसकी कक्षा बढ़ रही है, उसकी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, इसी धनायन को या इसी ऋणायन को हम कहते हैं बद्ध आवेश। और बद्ध का मतलब होता है कि ये अपनी ही स्थिति में, अपनी पोजीशन में एक निश्चित बिंदु के दोनों ओर
सरल आवर्त गति करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, यानी ये गतिमान नहीं रहता है, इसलिए इसका नाम है बद्ध आवेश, ये बंधा रहता है वहीं पर। और अगर हम ये देखिए एक चित्र के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करें तो चालक के भीतर का दृश्य मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि चालक के भीतर क्या होता है। सपोज कीजिए ये एल्यूमिनियम का टुकड़ा है, ये चालक का टुकड़ा है, क्योंकि अब हमारा सारा ध्यान जो है चालकों के ऊपर है कि कंडक्टर जो है किस तरीके से बिहेव करता है, कोई भी चालक के अंदर क्या होता है। तो प्यारे छात्रों, ये चालक को हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। प्रत्येक चालक में छोटा सा एक टुकड़ा है, बिल्कुल बारीक सा, उसके अंदर क्या होता है देखिए, उसके अंदर परमाणु में इलेक्ट्रॉन अगर छोड़ देगा, ये देखिए धनायन बन गया, ये बन गया धनायन। ये कैसे बना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस परमाणु को छोड़ के जा चुका है। तो ये देखिए दुनिया भर के इसमें धनायन होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। धनायन क्या कहलाते हैं, बद्ध आवेश, क्योंकि ये बंधे रहते हैं, ये अपनी पोजीशन के दोनों ओर एसएचएम करते रहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन ऐसे ऐसे करते रहते हैं, हल्के हल्के, ज्यादा गति ये नहीं करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये हर चालक का लाक्षणिक गुण है। अगर हम एल्यूमिनियम की बात करते हैं तभी भी यही स्थिति आएगी, और अगर हम कॉपर की बात करते हैं तभी भी यही स्थिति आएगी। लेकिन यह है कि कुछ पदार्थ अच्छे चालक होते हैं, यानी उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होगी, और कुछ चालकों में भी वो कम चालक होते हैं, यानी उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होगी। ये देखिएगा, ये धनायन, ये देखिए, अगर मैं इस पर मार्कर रख रहा हूं तो आपका जवाब होना चाहिए ये क्या है, आप कहेंगे सर ये बद्ध आवेश, ये बद्ध आवेश, ये बद्ध आवेश, ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, बद्ध आवेश बद्ध आवेश, इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से। तो प्यारे छात्रों, आप भली भांति समझ गए होंगे कि चालकों में मुक्त तथा बद्ध आवेश क्या होते हैं। तो मुक्त आवेश क्या हुए, इलेक्ट्रॉन्स हुए, और बद्ध आवेश क्या हुए, धनायन अथवा ऋणायन, ठीक है ना। प्यारे छात्रों, अब हम आज की इस कक्षा की तीसरी विषय वस्तु पर चर्चा करते हैं, जो है वैद्युत धारिता की अभिधारणा तथा इसकी परिभाषा। हम लिखते हैं वैद्युत धारिता की अभिधारणा तथा इसकी परिभाषा, इसकी परिभाषा। ध्यान से देखिएगा, विद्युत धारिता की अभिधारणा क्या है और इसकी परिभाषा क्या है। प्यारे बच्चों, नया शब्द, नई परिभाषा, नई भौतिक राशि। वैद्युत शब्द से आप भली भांति परिचित है, लेकिन आपने धारिता संभवतः पहली बार सुना होगा। प्यारे बच्चों, अगर हम इसके सामान्य अर्थ की ओर जाएं, धारिता का अर्थ होता है धारण करने की क्षमता, ग्रहण करने की क्षमता, संग्रहण करने की क्षमता, पावर ऑफ कलेक्शन। अब सामान्य शब्दों में क्या इसका अर्थ है कि ऐसा हमारे पास कोई यंत्र है, ऐसा उपकरण है कि जो संग्रहित कर सके, किसी चीज को संग्रहित कर सके, जमा कर सके। तो उसको हमने कह दिया हाँ भाई, इसका वॉल्यूम ज्यादा है तो इसकी धारिता भी ज्यादा होगी। ये बड़े साइज का है, इसकी धारिता ज्यादा होगी। ये छोटे साइज का है, इसकी धारिता कम होगी। बड़ी बाल्टी है तो ज्यादा पानी आएगा, छोटी बाल्टी है तो कम पानी आएगा। वैद्युत धारिता से क्या तात्पर्य है प्यारे बच्चों? वैद्युत धारिता का अर्थ है, पहले तो ये आप समझ लीजिए कि ये चालकों से संबंधित है, यानी पूरा जो फोकस है आपका, आपको कुचालक की या अचालक की बातें नहीं करनी है, आपको विद्युत रोधी या परावैद्युत की बातें नहीं करनी। अब आपका सारा ध्यान चालकों की तरफ होना चाहिए। और अभी मैंने आपको एक चित्र के माध्यम से बताया था कि चालक के अंदर, प्रत्येक चालक के अंदर असंख्यों मुक्त इलेक्ट्रॉन और बद्ध आवेश होते हैं आयन के रूप में।
इस बात को आप भली भांति समझ लीजिए कि ऐसा प्रत्येक चालक का एक लाक्षणिक गुण होता है। जब कभी भी मैं चालक की बात करता हूं तो आपके मन मस्तिष्क में वो चित्र आ जाना चाहिए कि चालक के अंदर असंख्यों मुक्त इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं और उन्हीं के बीच में बद्ध आयन भी हैं, बद्ध आवेश भी हैं, जो बार बार उनसे टकरा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन उनसे टकरा रहे हैं, बद्ध आवेशों से टकरा रहे हैं। टकराने के बाद उनकी जो है गति की दिशा बदल जा रही है। ठीक है ना। तो प्यारे छात्रों, आइए हम इस पर गौर करते हैं, वैद्युत धारिता क्या है, इसकी अभिधारणा क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है, उसके बाद इसकी हम परिभाषा करेंगे। तो प्यारे छात्रों, किसी भी चालक की वैद्युत धारिता, पहले तो ये समझ लीजिए वैद्युत धारिता किसकी होती है। वैद्युत धारिता होती है चालक की। तो किसी चालक की वैद्युत धारिता उस चालक की वैद्युत आवेश का संग्रहण करने की क्षमता की माप होती है। यानी वो चालक उस विद्युत आवेश को कितना संग्रहित करके रख सकता है, कितना जमा करके रख सकता है। प्यारे छात्रों, हम एक कहानी के माध्यम से, एक सीन के माध्यम से इसको समझते हैं। ठीक है ना। आपके घरों में बाथरूम है, उसकी कल्पना कीजिए, और बाथरूम में नल लगा है और नल के नीचे जो है बाल्टी रखी हुई है। 20 लीटर की मान लीजिए वो बाल्टी है। आपने नल खोला, पानी नल से आ रहा है, उसके नीचे बाल्टी लगी है, नल से पानी आ रहा है और बाल्टी में जमा हो रहा है। तो प्यारे छात्रों, अगर हम उस बाल्टी को एक विद्युत चालक मानते हैं और उस पानी को हम आवेश मानते हैं, तो उस बाल्टी की आवेश को ग्रहण करने की जो क्षमता है उसको हमने कह दिया उसकी वैद्युत धारिता। यानी जो बाल्टी है वो क्या है, विद्युत चालक है। और पानी क्या है, पानी है आवेश। और प्यारे छात्रों, 20 लीटर की बाल्टी जो है धीरे धीरे भरेगी, एकदम से नहीं भरेगी, वो तल के हिसाब से भरेगी। पहले 1 लीटर भरेगी, फिर 2 लीटर, फिर 3 लीटर, यानी उसकी अलग अलग तल बन जाएंगे, लेयर बन जाएगी। ये देखिए, आपको हम चित्र के माध्यम से समझाते हैं। ये देखिए, सपोज कीजिए ये बाल्टी है 20 लीटर की, और पानी जो है इसमें नल के द्वारा ये पानी आ रहा है। ये नल बनाया हमने, ये इसको नल बना दिया और नल के द्वारा यहां पे पानी आ रहा है, पानी जो है इसमें आ रहा है। तो पानी धीरे धीरे भरेगा। ये देखिए, पहली लेयर पूरी हुई, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, ऐसे ऐसे कर करके ये 20 लीटर यहां पर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है ना। तो प्यारे छात्रों, जो ये पानी है, ये जो वाटर यहां से निकल रहा है, इसको आप आवेश मान लीजिए, और ये जो तल है इसको आप क्या मान लीजिए, विभव। विभव वास्तव में तल के रूप में होता है ना। तो जैसे जैसे आपका आवेश आप देते जा रहे हैं, वैसे वैसे इसका तल बढ़ता जा रहा है। आवेश को Q से दिखाते हैं और विभव को V से दिखाते हैं, आपको पता है। यानी जैसे जैसे आप पानी भरते जा रहे हो बाल्टी में, उसका तल बढ़ता जा रहा है, और 20 लीटर की समाप्ति के बाद आपकी बाल्टी जो है पूरी भर गई, आपने नल को बंद कर दिया, और जो भी उसका प्रयोजन से आप इसको, जिस प्रयोजन से आप उसको करना चाहते हैं, पानी का यूज करना चाहते हैं, वो प्रयोजन से आप उसको ले गए। ठीक है ना। तो पानी यानी आवेश, तल यानी विभव। तो प्यारे छात्रों, वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया और दोनों भौतिक राशियों के बीच में एक संबंध स्थापित किया। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे हम बाल्टी में पानी भरते जाएंगे, वैसे वैसे उसका तल भी बढ़ता जाएगा। यानी पानी की जो मात्रा है वो उसके जो तल है उसके समानुपाती होती है। पानी डालते रहो, तल बढ़ता जाएगा। तो वैज्ञानिकों ने क्या देखा, किसी चालक की वैद्युत धारिता को जब हम परिभाषित करेंगे, तो जो भी आवेश उसको दिया जा रहा है वो उसके विभव के समानुपाती होता है। यानी जो हम पानी डालते जा रहे हैं, पानी किसको बताता है, पानी की मात्रा किसको बताती है, आवेश को। और विभव किसको बताता है, तल को। तो जितना आप पानी डालोगे वो समानुपाती किसके हो गया, लेवल के हो गया, तल के हो गया। तो वैज्ञानिकों ने क्या देखा, किसी चालक को आवेश देते रहोगे, देते रहोगे, देते रहोगे, देते रहोगे, उसका विभव बढ़ता जाएगा, उसका विभव, उसका तल बढ़ता जाएगा। तो आवेश समानुपाती विभव। ठीक है ना। जो बताता है का निशान Q बराबर CV।
सी क्यों लगाया? क्योंकि धारिता को अंग्रेजी में कैपेसिटी कहते हैं। कैपेसिटी कितनी है आपकी, ताकत कितनी है, आपकी सामर्थ्य कितनी है, ठीक है ना। यहां पे सी क्या है? नियतांक। सी बराबर चालक की धारिता। और प्यारे छात्रों, चालक की धारिता जो है कई फैक्टर्स पे, कई बातों पर, कई घटकों पर निर्भर करती है। उसको हम आगे आने वाली वीडियोस में उसका हम अध्ययन करेंगे। फिलहाल जो हमारे पास सूत्र आया धारिता का, वो सूत्र आया है C बराबर Q अपॉन V। इसको आप कंठस्थ कर लीजिएगा, ध्यान से इसको याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कि किसी चालक की, किसी वैद्युत चालक की या सिंपली चालक की जो विद्युत धारिता होती है, वो उसको दिए गए आवेश और आवेश के परिणाम स्वरूप उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात के बराबर होती है। ये क्या है? ये क्या है? ये चालक को दिया गया आवेश, यानी बाल्टी में भरा गया पानी। ये क्या है? ये चालक को आवेश देने पर उसके विभव में होने वाली वृद्धि, यानी पानी बाल्टी में डालने पर उसके तल में होने वाली वृद्धि। तो प्यारे छात्रों, किसी चालक को दिए गए आवेश और आवेश को देने के बाद क्या होगा? उसके विभव में होगी वृद्धि, उसके तल में होगी वृद्धि। तो दोनों के अनुपात को, आवेश और विभव के अनुपात को क्या कहते हैं? उस चालक की धारिता कहते हैं। प्यारे छात्रों, एक बार मैं इसको फिर से बोल रहा हूं, आप इसको सुनते रहिए और अपनी कॉपी में इसको नोट भी करते रहिए। किसी चालक की वैद्युत धारिता, बड़े मैं आराम से बोल रहा हूं ताकि आप लिख सकें, किसी चालक की वैद्युत धारिता उस चालक को दिए गए आवेश, मैं रिपीट कर रहा हूं, किसी चालक की वैद्युत धारिता उस चालक को दिए गए आवेश तथा चालक के विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को कहते हैं। एक बार मैं फिर से पूरी परिभाषा को रिपीट कर रहा हूं। किसी चालक की वैद्युत धारिता चालक को दिए गए आवेश तथा चालक के विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को कहते हैं। यानी कुल मिला के वैद्युत धारिता बराबर आवेश बट्टा विभव, आवेश बट्टा विभव। प्यारे छात्रों, हम C के मात्रक की ओर चलते हैं। तो C का मात्रक वही होगा जो आवेश का मात्रक है बट्टे विभव का मात्रक है। तो मात्रक क्या आएगा? आवेश का मात्रक कूलाम और विभव का मात्रक वोल्ट। और प्यारे छात्रों, कूलाम प्रति वोल्ट को फैरड भी कहते हैं, FARAD। एक बहुत बड़े भौतिकविद हुए हैं प्यारे बच्चों। आप आगे के वीडियोस में, आगे के अध्यायों में उन वैज्ञानिक का अध्ययन करेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके नियमों के बारे में पढ़ेंगे। वो हैं फैराडे। तो उनको सम्मान देने के लिए इसका जो मात्रक रखा गया है वो रखा गया है फैरड। और एक फैरड, इसको F से दिखाते हैं, एक फैरड बराबर होता है 1 कूलाम प्रति 1 वोल्ट। यानी यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो। फिर से सुनिएगा ध्यान से। यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो, तो उस चालक की धारिता 1 फैरड होती है। फैरड। और प्यारे छात्रों, फैरड एक बड़ा मात्रक है, तो इसकी जगह हम दूसरे मात्रकों का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने कूलाम के साथ साथ माइक्रो कूलाम का प्रयोग भी किया था, यहां भी कुछ ऐसा ही करते हैं। माइक्रो फैरड बराबर 10 की घात -6 फैरड। और एक नया मात्रा देखिएगा, पिको फैरड। पिको, ये है आपका पिको फैरड। पिको मतलब होता है 10 की घात -12। इसका नाम क्या है? पिको फैरड। एक अगर नैनो होगा, एन होगा, तो माइनस का 9 हो जाएगा। और आपका अगर 1 माइक्रो है 10 की घात -6 फैरड, और 1 पिको फैरड है तो 10 की घात -12 फैरड। तो प्यारे छात्रों, आज इस कक्षा के माध्यम से हमने
3 बिंदुओं पर चर्चा की। पहला, हमने चालक और कुचालक के बीच में अंतर करना सीखा, चालक और कुचालक की परिभाषा सीखी उदाहरण सहित। दूसरे बिंदु में हमने चालकों में मुक्त तथा बद्धावेश क्या होते हैं इस बात को समझा और भली भांति हमें समझ में आ गया है। और तीसरे और अंतिम बिंदु के रूप में हमने वैद्युत धारिता की अवधारणा और इसकी परिभाषा पर गौर किया। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस कक्षा से आप अवश्य ही लाभान्वित हुए होंगे। अगली कक्षा में हम आगे की विषय वस्तु के साथ एक बार पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।